बिशनपुर गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। पति के गुजरते ही दादी का पूरा परिवार उन्हें गांव में अकेला छोड़कर शहर में बस गया था। बेटे ने कुछ दिनों तक घर खर्चा भेजा, उसके बाद वो भी भेजना बंद कर दिया। दादी को सारा गांव बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके खाने पीने की व्यवस्था गांव के ही किसी न किसी घर में हो जाती थी। दादी माँ, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आज घर पे माँ ने ये कढ़ी चावल बनाया है। कहिए, ये कहाँ पर रखूं? यही खटिया पर रख दे बच्चे, मैं पूजा करने के बाद खा लूंगी उसको। और सुन, माँ को शुक्रिया कहना, बोलना दादी ने आशीर्वाद दिया है। ठीक है दादी, बोल दूंगी मैं। केवल माँ को ही आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा, हम बच्चों को तो भूल ही जाइए आप। तुम ही लोग तो मेरी जान हो मेरे बच्चे, तुम लोगों का ही तो चेहरा देखकर मैं जिंदा हूँ अब तक। अरे दादी, मैं तो आपसे मस्ती कर रही थी, आप तो बेवजह मेरी बात को दिल पे ले ली। तुलसी पड़ोस के घर की बेटी थी, जो अक्सर दादी के पास उनकी मदद करने के लिए आ जाया करती थी। बनवारी के खेत में इस बार आलू की बढ़िया पैदावार हुई थी। बनवारी बिशनपुर गांव का प्रधान था, जो बूढ़ी दादी के घर के नजदीक ही रहता था। वो एक बड़ा खेप आलू दादी के पास लेकर आया। नमस्ते माताजी। नमस्ते बेटवा। कहो बनवारी, कैसे आना हुआ आज इस बुढ़िया के पास? इस बार खेत में आलू अच्छा उगा है माताजी, उसी में से आपके लिए भी थोड़े आलू लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ बेटा, तू ये आलू लेते आया। बड़े सालों से आलू बम की सब्जी नहीं बनाई। शाम को घर आना, तुझे भी खिलाऊंगी अपने हाथ का आलू बम। ठीक है माताजी, शाम को मिलते हैं आपके हाथ के आलू दम की दावत पर। असली में दादी माँ के पति का नाम जगदम्बा था, जिसमें दम आता था, और पुराने लोग अपने पतियों का नाम नहीं लिया करते थे। सूरज की रोशनी और तपन शांत हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। रात को दादी के घर आलू दम खाने की दावत पर बनवारी को आना था। वो समय पर दादी के घर पहुंच गया। बड़ी मीठी खुशबू आ रही है माताजी, लग रहा है आपके हाथ की बनी आलू दम बनकर तैयार हो चुकी है। हाँ बेटवा, अब तुझे दावत पर बुलाई हूँ तो समय पे बनाना जरूरी है। तू इस गांव का प्रधान है, तुझे भी समय की कमी रहती होगी। अरे माता, आपके लिए आधी रात में भी हाजिर रहूंगा, मुझे आप अपना बड़ा बेटा समझा कीजिए। अच्छा, चल बैठ, खाना लगाती हूँ। दादी माँ बनवारी के लिए खाना लगाकर पानी लेने के लिए रसोई घर में चली गई और बनवारी खाना खाने लगा। वाह माताजी, जादू है आपके हाथों में, ये आलू दम बहुत ही जोरदार बनी है। रसोई घर के भीतर से दादी माँ का कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ देर शांत रहने के बाद बनवारी ने दादी माँ को फिर आवाज लगाई। माताजी, कहाँ रह गई हैं आप? यहाँ आइए। अभी भी जब रसोई घर से कोई आवाज नहीं आई तो बनवारी को शंका हुआ और वो देखने गया कि दादी माँ कहाँ रह गई। जाकर देखा तो रसोई घर में कोई नहीं था। बनवारी ने आसपास देखा तो दादी कहीं भी नजर नहीं आई। वो भागकर पड़ोस में तुलसी के घर गया। तुलसी, ओ तुलसी बिटिया, जल्दी बाहर निकलो। हाँ बनवारी काका, कहिए कैसे आज शाम को आना हुआ आपका? दादी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने मुझे आलू दम की दावत के लिए बुलाया था। पानी लेने के लिए रसोई में गई और वहीं से गायब हो गई। ये कैसे संभव है काका? ये हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता बिटिया? कहाँ है माताजी? अभी पिछले हफ्ते ही वो 4 धाम यात्रा पे निकल गई थी काका। माँ ने कड़ी चावल पहुँचाने के लिए उनके पास भेजा था मुझे, तब उन्होंने बताया था। मेरे सामने ही वो हमसे विदा ली थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने हाथों से मुझे आलू दम बनाकर परोसा है घर में, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। ये हो ही नहीं सकता काका, मैं खुद उन्हें गांव के चौराहे तक छोड़ कर आई थी। तुलसी और बनवारी दोनों ही अपने अपने बात पर अडिग थे। दोनों ही अपने अपने नजरियों से सच कह रहे थे। चलो तुलसी बेटा, दादी के घर चलते हैं। वो आलू दम की थाली वहीं पर रखी होगी, चलकर देख लो। हाँ हाँ चलिए काका, मैं भी देखने के लिए आतुर हूँ। तुलसी और बनवारी जैसे ही दादी के घर में घुसे तो उस आलू दम की थाली में आलू दम की जगह फूल रखा हुआ था। ये क्या?
ये आलू दम की थाली इन फूलों में कैसे बदल गई? तुलसी को भी बनवारी की बातों पर विश्वास होने लगा था, क्योंकि वो वही ताजे फूल थे जो दादी अक्सर जंगल से तोड़ कर लाया करती थी अपनी पूजा के लिए। ये तो दादी के ही चुने हुए फूल हैं। मुझे पता है, ये फूल दादी जंगल से चुनकर लाया करती थी। तभी उस घर में जोर की हवा चलने लगी और एक धुएं के साथ दादी सामने खड़ी नजर आई। तुमने सही कहा बेटा, ये फूल मैं ही लाई हूँ जंगल से चुनकर। पर आप तो 4 धाम के लिए गई थी दादी, फिर यहाँ कैसे आ गई? मैं 4 धाम पर ही गई थी बच्चा, वही जाकर समुंदर में समा गई और किसी को वापस नहीं मिली। दादी माँ के इतने कहते ही घर में सन्नाटा छा गया। सामने खड़ी दादी माँ की आत्मा बात करने के लिए आई थी। फिर माता राम, आप मुझे आलू दम की दावत में कैसे बुला लिए? उस वक्त भी तो आप मुझे ये बता सकती थी। क्योंकि आलू बम खाने की बड़ी इच्छा थी मेरी। मैं उस समुंदर से नहाने के बाद आलू बम ही खाने वाली थी। तब तक लहर ने मुझे समुंदर में ली लिया। मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी। फिर तू आया बनवारी। तूने जैसे ही आलू बम का पहला कौर खाया, वहीं पर मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे समुंदर से मुक्ति मिल गई। अच्छा, तो दादी माँ, ये आलू दम फिर फूल कैसे बन गया? ये तो मैंने बनाया था। मेरी इच्छा थी इसे खाने की। जब तू इसे खा रहा था तब तेरे ही शरीर में समाकर वो आलू बम खा रही थी। जब पेट भर गया तो ये जादुई आलू बम फूल बन गया, क्योंकि इसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। दादी माँ, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मत जाइए ना। मरना तो एक दिन सबको है मेरी बच्ची। इस बार मरने की बारी मेरी थी। धाम के समुंदर ने मेरी जिंदगी को धन्य दिया है। जब भी मेरी याद आए, इस बनवारी के दिए आलू से आलू बम की सब्जी बनाना। मैं तुझ में समाकर खाने आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी दादी गायब हो गई। उस दिन के बाद से बनवारी हर महीने तुलसी के लिए अपने खेत का ताजा आलू लेकर आने लगा। शिवपुरा नाम के गांव में दीक्षा अपने पति पलाश के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा मैंगो शेक का दुकान था। गरीब होने की वजह से दीक्षा और पलाश दोनों मिलकर मैंगो शेक बेचकर अपना घर चलाते थे। चलिए, दुकान खोलने का समय हो गया है। दीक्षा, कितनी मेहनत करते हैं हम। क्या भगवान हमारी परिस्थिति कभी ठीक नहीं करेंगे? भगवान ही जाने कब सही करेंगे वो। और वैसे भी सही तो तब होगा ना जब हमारे दुकान पर लोग मैंगो शेक पीने आएंगे। सभी ग्राहक कोमल की दुकान पर जाते हैं। पता नहीं उसके मैंगो शेक में ऐसा क्या जादू है। मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही दीक्षा की दुकान पर आते थे, क्योंकि सारे ग्राहक दीक्षा की दुकान के सामने बने कोमल की दुकान पर ही चले जाते थे। पर फिर भी दोनों अपना घर चलाने के लिए दुकान को पूरा मन से खोलते हैं, इस उम्मीद में कि आज ग्राहक अच्छी हो जाएगी। यहाँ वहाँ मत जाओ, मैंगो शेक पियो और तरोताजा हो जाओ। अरे दीक्षा भाभी, एक ग्लास मैंगो शेक पिलाओ तो। जब तक आपके हाथ का मैंगो शेक गले से नहीं उतरता, शरीर को चैन नहीं आता। एक तू ही तो है राजू, जो रोज आता है मैंगो शेक पीने। दीक्षा राजू को मैंगो शेक दे ही रही थी कि तब एक अचानक एक साथ बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, आज तो अच्छी खासी शुरुआत हुई है। बड़े दिनों के बाद लगता है हमारे दिन पलटने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी। दीक्षा की दुकान चल पड़ी। कई सालों की मेहनत अब रंग लाती दिख रही थी। यहाँ के मैंगो शेक वाला स्वाद तो कहीं नहीं है। कल ही पहली बार पिया है और मैंगो शेक पीकर मजा ही आ गया। कोमल अपनी दुकान के ग्राहकों को दीक्षा की दुकान में जाता देख मन ही मन जलने लगी। तभी कोमल मन में कहती है, बड़ी तेज बन रही है, अभी इसके होश ठिकाने लगाती हूँ। कोमल छुपकर दीक्षा की दुकान पर जाती है और उसके मैंगो शेक में नमक मिला देती है। उसके कुछ ही देर बाद एक आदमी मैंगो शेक का ग्लास फेंकते हुए कहता है, अरे ये क्या है? पैसे लेकर उल्लू बनाते हो? क्या घटिया मैंगो शेक है? गलती कर दी यहाँ आकर।
उसे ऐसा कहता देख वहां बैठ सभी कस्टमर भी चले जाते हैं। सभी कस्टमर को जाता देख कोमल खुशी से ही मुस्कुराने लगी। बड़े खुश थे तुम लोग, क्यों? कैसा लगा? ऐसा होते देख दीक्षा को समझने में देर नहीं हुई कि ये काम किसी और का नहीं, कोमल का ही है। वो भागते हुए कोमल के पास जाती है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे पता है तुमने ही मैंगो शेक में नमक मिलाया है। हाँ, अब मेरे सामने कोई आगे बढ़े ये मैं कैसे देख सकती थी? और हाँ, प्यार से समझा रही हूँ, कल से दुकान खोलने की गलती भी मत करना, समझी? तुम इसकी बातें मत सुनो दीक्षा, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ये कोमल अपने गुंडों को आवाज लगाती है। रंगा, इन लोगों के जरा होश ठिकाने लगाना तो। रंगा पलाश को बहुत बेरहमी से पीटता है। क्यों मार रहे हो मेरे पति को? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अभी तो कुछ किया ही नहीं है, कल अगर दुकान खोलते देख लिया तो और भी हालत खराब कर दूंगी। याद है आपको ये मैंगो के पेड़ 8 साल पहले हमने लगाए थे, आज कितने बड़े हो गए। परसों ही पहली बार इनको मैंगो तोड़कर मैंगो शेक बनाया और ग्राहक भी इतनी बढ़ गई, और आज ये सब खत्म हो गया। ये काम अब बंद करना पड़ेगा। तभी वहां किसी की बोलने की आवाज आने लगी। पलाश और दीक्षा, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से आई आवाज से दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हैरानी से इधर उधर देखते हैं। डरो मत, मैं जादुई मैंगो का पेड़ हूँ। दीक्षा और पलाश दोनों कुछ ना बोलते हुए जादुई मैंगो के पेड़ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दीक्षा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई मैंगो दूंगी जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, तुम्हारी दुकान को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तुम सच में जादुई पेड़ हो, पर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने देखा है कि किस तरह तुम दोनों अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, मेरी खूब देखभाल करते हो। तुम दोनों बहुत ही सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना जादुई मैंगो देना चाहती हूँ। इतना कहते ही पेड़ से एक जादुई मैंगो नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर दीक्षा पलाश खुश होकर एक साथ अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जब दुकान खोलने आते हैं तो देखते हैं कि कोमल का दुकान बंद है, जिसके कारण फिर से सारी भीड़ दीक्षा की दुकान में उमड़ पड़ती है। जादुई मैंगो के करामती से कुछ दिनों तक उनकी दुकान पर खूब भीड़ रही और लोगों ने भी जमकर मैंगो शेक पिया। ये जादुई मैंगो तो वाकई जादू पर जादू दिखा रहा है। हाँ, तुमने सही बोला, सुबह से कुछ ना कुछ अच्छा होता ही जा रहा है। अरे, सब हो रहा है, और सब हो रहा है इस जादुई मैंगो की वजह से। दीक्षा और पलाश का तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। पर एक हफ्ते बाद ही कोमल फिर से दुकान खोलती है और इस बार वो कई कोशिशों के बाद भी उनके दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये सब क्या हो रहा है और कैसे? मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर इस दीक्षा का ही कुछ किया धरा होगा। दीक्षा पर नजर रखने की जरूरत है। अगली सुबह ठीक 4 बजे कोमल दीक्षा और पलाश के पीछे जाती है और उन्हें जादुई पेड़ से बातें करते देख लेती है। ये लो मेरी प्यारी जादुई मैंगो का पेड़, पानी पियो। दीक्षा जादुई मैंगो से बातें कर रही थी और पीछे से कोमल ये सब छिपकर देख रही थी। अच्छा, ये सब जादुई मैंगो पेड़ का कमाल है। दीक्षा के वहां से जाते ही कोमल रोते हुए पेड़ के पास जाती है और उनसे कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भगवान? लगता है अब ये जीवन ही किसी काम का नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और ये लो जादुई मैंगो, इसकी मदद से तुम खूब अच्छे काम करो। तभी जादुई मैंगो पेड़ से गिर जाते हैं, जिसे लेकर कोमल अपनी दुकान पर लौट आती है। वो जादुई मैंगो मुझे बहुत सारे पैसे दो और दीक्षा का दुकान चला दो। कोमल के ऐसा कहते ही मैंगो 3 मुंह वाले सांप में बदल जाते हैं। भागो भागो, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भागते हुए कोमल दीक्षा के पास जाती है। दीक्षा, मुझे बचा लो, मेरी लालच के कारण जादुई मैंगो सांप में बदल गया है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। दीक्षा ने जब 3 मुंह वाले सांप को देखा
तो वो समझ गई ये जरूर उन जादुई मैंगो का ही जादू है। दीक्षा ने हाथ जोड़ते हुए मन से कहा, ए मेरी प्यारी जादुई मैंगो, कोमल से गलती हो गई, उसे इस बार के लिए माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दीक्षा के इतना कहते ही 3 मुंह वाला सांप वहां से गायब हो गया। कोमल भी इस घटना के बाद अब पूरी तरह से बदल गई। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और दीक्षा ने उसे माफ़ करते हुए अपने गले से लगा लिया। अब वो तीनों मिलकर जादुई मैंगो शेक का दुकान चलाते हैं। सूरजपुर गांव में जीवा नाम का एक किसान रहता था। जीवा के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिनाई से होता था। वो बहुत ही गरीब था। घर का खर्च चलाना मुश्किल जान पड़ रहा है। बूढ़े माँ बाप बीमार रहते हैं। पत्नी का भी इलाज नहीं करवा पाता हूँ। शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई है। एक दिन, सुनो जी, मेरी बहन कह रही थी कि शहर आ जाओ। यहाँ एक डॉक्टर है जिनके हाथ में बहुत सफा है। उनके इलाज से शायद तुम्हें संतान हो जाए। कहाँ से लाऊं पैसे तुझे शहर भेजने के लिए? देखता हूँ, कहीं से कुछ इंतजाम करता हूँ। गर्मी का दिन था। गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु जीवा हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। हाथ में फावड़ा लिए हुए पसीने से लथपथ जीवा बुवाई के लिए खेत की जुताई कर रहा था। इस बीच खेत में खुदाई करते समय उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। लगता है कोई भारी पत्थर आ गया है। उसने फावड़े से मिट्टी हटाना शुरू किया ही था कि देखा कि जमीन में एक बड़ा सा मटका है। पता नहीं इस मटके में क्या हो, कहीं कोई मुर्दा तो नहीं गाड़ के रख दिया। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। जीवा ने सावधानी से मटके को निकाला। उसने मटके को खेत के बाहर रख दिया। उसे अच्छी तरह से साफ करके जो रोटियां वो घर से लाया था वो मटके में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वो खाने के लिए घर से लाई 4 रोटियां निकालने के लिए मटके के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें 8 रोटियां थी। अरे वाह, ये तो जादुई मटका है। आज तक इस बारे में बहुत कहानियां सुनी थी कि खेत में गड़ा धन मिलता है, पर जादुई मटका कभी नहीं सुना था। जीवा को पता चला कि वो जादुई मटका है। उसमें जो भी चीज डालो उसका 2 गुना होकर बाहर आता है। जीवा ने तृप्त होकर रोटियां खा ली। उसके बाद संतुष्ट होकर मटके को घर ले आया। कुमुद, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? यही मटकी लेकर आए हो और चिल्ला ऐसे रहे हो जैसे कोई हार ले आए हो मेरे लिए। वो भी हो जाएगा, चिंता क्यों करती है? जीवा ने उसके मटके को जादुई होने की पूरी बात बताई। जादुई मटका मिलने के बाद दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग लालची नहीं बल्कि धैर्यवान थे। उन्होंने मटके का दुरुपयोग नहीं किया। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो मटके से तुरंत प्राप्त कर लेते। एक बार कुमुद की ननंद अपने 1 माह के बच्चे को लेकर उनके घर आई। एक बार ये बच्चा कुछ समय के लिए मटके में डाल देती तो मटके से एक और बच्चा आ जाता। उसकी ननंद थोड़ी देर के लिए पास की नदी में नहाने जा रही थी। भाभी, थोड़ी देर मुन्ना को देख लेती तो मैं नदी से नहा आती। हाँ हाँ जाओ, पर जल्दी से आ जाना। यही तो मैं चाहती थी। उसके जाने के बाद कुमुद ने बच्चे को मटके में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब बच्चे को निकाला तो उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। मटके में सचमुच एक बच्चा आ गया था। कुमुद ने बच्चे को निकाला और भागती हुई अपनी सास के पास गई। अम्मा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे दरवाजे पर ये बच्चा कोई छोड़कर चला गया। हूबहू ननद रानी के मुन्ना जैसे ही है। मैं इसे रख लूं? अरे हाँ हाँ, भगवान का धन्यवाद करके बच्चे को पाल लो। उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। कुमुद ने बच्चे को बड़े प्यार से गले लगा लिया। उसकी दुनिया ही बदल गई थी। पैसा, रुपया, संतान सब कुछ मिल गया था। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। समय गुजरने के साथ साथ उनके मटके के बारे में पूरे गांव वालों को पता चल गया। गांव का जमींदार बेहद लालची था। ऐसी जादुई चीज पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए।
उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठे जीवा को पकड़कर ले आए। उसने जीवा को धमका कर कहा, मटका जिस भूमि से मिला है वो जमीन मेरी जमींदारी में आती है, इसीलिए उस मटके पर मेरे अलावा किसी का अधिकार नहीं बनता है। ये ठीक है हुजूर कि ये भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर मटका जिस खेत से मिला है उस पर जमीन तो मेरी है, अतः इस मटके पर मेरा अधिकार बनता है। जीवा गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत डरा धमका कर मटका उससे ले लिया। जमींदार तो जमींदार ही था। मटका पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर जीवा और उसकी पत्नी कुमुद का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वो जो चाहता मटके में डालता और उसे दुगना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई मटके की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को मटके की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ उसने मटके का जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। हुजूर, उस जादुई मटके का मालिक तो आपको ही देना चाहिए। उस जमींदार के पास उसका क्या काम? मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई मटका है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। जादुई मटकी को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब हो गई। उसने मंत्री से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। मटका पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को ये अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने मटके के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। मटके की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। उसने तुरंत मंत्री को बुला भेजा। देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसीलिए जादुई मटके पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए मटका राजा को दे दिया। जादुई मटके को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई मटके की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। इस मटके की सुरक्षा अति आवश्यक है। उसने मटके की सुरक्षा बढ़ा दी। कोई मटके तक पहुंच नहीं सकता था। राजा हर कीमत पर उस मटके को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस मटके में क्या है। ये जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे दूसरा राजा भी बाहर निकला। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वो राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और पूरे राज्य में मार काट और हिंसा फैल गई। जीवा ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। कितना अच्छा होता कि मैं मटके को जमीन में ही गड़ा रहने देता, पर होने को कौन टाल सकता है।